अभी हाय हेलो एंड वेलकम। आज के वेबिनार को हम लोग शुरुआत करेंगे तो मैं अरुणिमा को बोलती हूँ वो शुरू करें। हाँ, सभी को नमस्कार। मैं अरुणिमा इंडियन यूथ फेडरेशन की मीडिया एंड कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर हूँ। आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है हिमालय की इकोलॉजी के सामने क्या चुनौतियां हैं। इससे पहले हम अपना वेबिनार शुरू करें। हमने इससे पहले और भी बहुत सारे वेबिनार्स किए। हमारी ये एक श्रृंखला चल रही है वेबिनार्स की। इससे पहले हमने राइट टू एजुकेशन पे किया है, और क्या स्कूलों में जो आउट ऑफ चिल्ड्रन है उन पे किया है। बहुत सारे जो एनवायरमेंट इश्यूज हैं उनको लेकर वेबिनार किया है। तो आज का जो वेबिनार है वो भी एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से क्लाइमेट क्राइसिस हो रहा है और पैटर्न बदल रहे हैं, मानसून वेदर पैटर्न बदल रहे हैं। हिमालय पर्वत की जो श्रृंखला है उस पर एक खतरा सा मंडरा रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, गर्मी लगातार बढ़ रही है, हर साल गर्मी अपना रिकॉर्ड तोड़ती है, हर साल गर्मी लगातार बढ़ रही है। और इन सब के पीछे क्या कारण है? हिमालय ने अक्सर हम सभी को बहुत ही आकर्षित किया है, बहुत सुंदर है, और हम सब घूमने जाते हैं। कवियों ने अपनी कविताओं में, चित्रकारों ने चित्रों में, और बहुत सारे लोगों ने हिमालय का अलग-अलग से व्याख्यान किया है। लेकिन आज इस पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने हिमालय के लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि अगर हिमालय की जो श्रृंखला पर ये जो इसका डिस्टर्बेंस होता है, उसका मौसम पे और मानसून पे, उसका एक बहुत बड़ा असर हमारे देश पर और हमारे आसपास के जो देश हैं, उनके जीवन पर भी एक खतरा है। तो इसलिए ये एक हमें सोचने पर मजबूर करता है और कुछ कदम उठाने पर भी मजबूर करता है कि हम अपने इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो अगर मैं अपने मुख्य वक्ता से के बीच जाने से पहले, मैं इंडियन यूथ फेडरेशन ये इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो इंडियन यूथ फेडरेशन क्या है, इसका एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय हमारी नेशनल कन्वीनर आरजी बसु जी देंगी। तो मैं आरजी दी को बोलती हूँ कि वो अपने यूथ फेडरेशन के बारे में थोड़ा सा बताएं। थैंक यू अरुणिमा। तो शुरुआत से पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ हमारे ग्रुप के बारे में। तो इंडियन यूथ फेडरेशन जो है कि एक युवाओं का संगठन है। ये 2016 में हम लोगों ने जो है कि इसकी शुरुआत किए थे वेस्ट बंगाल से। एंड अभी जो है फिलहाल 5 और राज्य जो है इंडिया की वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उधर के युवा साथी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान, उड़ीसा एंड झारखंड। तो वेस्ट बंगाल के साथ ये 5 और राज्य भी है जो जुड़े हुए हैं। एंड हम लोगों के ग्रुप में मोर देन 1000 मेंबर्स ऑलरेडी है जो एक्टिव है, जो सोचते हैं, जो कुछ करने की जोश रखते हैं। एंड जैसे कि युवाओं का जो ये एज है, उस एज में हम सभी को लगता है कि हम लोग को कुछ करना चाहिए। लेकिन क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और करने से पहले सही जो है कि जानकारी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए ये प्लेटफॉर्म जो है, हम लोग ये प्लेटफॉर्म में सीखते भी हैं और कुछ एक्टिविटीज या एक्शंस भी लेते हैं। तो मेन जो है कि हमारा जो मेन 2 एजेंडा है या मुद्दा है, वो है कि क्लाइमेट चेंज, मतलब क्लाइमेट एक्शन, और दूसरा है कि एजुकेशन, शिक्षा। तो शिक्षा हम लोगों को लगता है कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि शिक्षा के बिना एक होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं पॉसिबल है। मतलब आपके माइंड में एक रैशनल थिंकिंग नहीं आएगा, फिर समझ में नहीं आएगा कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मतलब एक सही अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा कि विदाउट एजुकेशन। दूसरा जो है कि क्लाइमेट चेंज। अभी क्लाइमेट चेंज को लेके ग्लोबली काफ़ी सारा चर्चा हो रहा है, बहुत सारे जो है कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हो रहा है, ग्लोबल लेवल पे मीटिंग्स हो रहा है, गवर्नमेंट कुछ कमिटमेंट्स भी कर रहा है। लेकिन इंडियन यूथ फेडरेशन में हम लोग ये ही सोचते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले ऐसा तो मतलब वो तो लेंगे ही, लेकिन हम लोगों का इंडिविजुअल लेवल पे भी कुछ ना कुछ एक्शंस, एक्टिविटीज़ होना चाहिए, क्योंकि हमारा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज़ अ सिटिज़न ऑफ दिस नेशन। और क्योंकि हम यंग जनरेशन है, जिनको ये क्लाइमेट क्राइसिस काफ़ी अफ़ेक्ट कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो हमारा ये जानना और हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है कि हम लोग भी इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझें और कंट्रीब्यूट भी करें। कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे? नॉट इन अ लार्जर लेवल, लेकिन जो है कि हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर, बिहेवियरल चेंजेस लाके भी हम लोग कुछ ना कुछ छोटा-मोटा चेंजेस ला सकते हैं।
तो एक छोटा-सा चेंज भी एक बड़े से सी में बहुत इम्पैक्ट लाता है। तो इंडियन यूथ फेडरेशन के मेंबर्स का यही है कि हम लोग का ये एक प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे हम लोग सीखते हैं, करते हैं, एक्शन्स लेते हैं, एक-दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। और ये यूनिक इसीलिए है क्योंकि ये एक कंप्लीटली युवाओं का संगठन है, व्हिच इज़ रन बाय युवा। लेकिन हम लोग जैसे कि आज हमारे रिसोर्स पर्सन भी है, वैसे ही हमारे बहुत सारे मेंटर्स भी हैं, जो हम लोग को सपोर्ट करते हैं टू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन। लेकिन ये एक प्लानिंग से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक ये युवा ही करते हैं। एंटायरली हम लोगों का ही टीम है कि हम लोग ही प्लान करते हैं, हम लोग ही करते हैं। और मोर देन अ फेडरेशन ये हमारा एक फीलिंग्स है, मतलब ये एक सपना है, एक फीलिंग है जिसके साथ हम लोग जुड़े रहते हैं, हम लोग कुछ एक्शंस और एक्टिविटीज़ लेते हैं। तो इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल है इस ग्रुप को लेके भी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा समय नहीं लूँगी, लेकिन मैं अरुणिमा के पास जाती हूँ ताकि हम लोग स्पीकर से भी, हमारे जो आज के स्पीकर हैं उनसे भी सुने, क्योंकि आज का टॉपिक भी बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजेती। मैं अपने वक्ता के पास जाने से पहले उनका एक छोटा-सा संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी। हमारे बीच बहुत ही वरिष्ठ और विशेषज्ञ हैं, मोहन सिंह प्रभार जी मौजूद हैं। आप प्रोफ़ेसर हैं हेमवती नंदन बहुगुणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और हेमवती नंदन बहुगुणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में के ज्योग्राफी विभाग के आप हेड और चेयरमैन हैं। आपने कई राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में, किताबों में और मैगज़ीन में आपके रिसर्च पेपर प्रकाशित हो चुके हैं। आपको बहुत सारे अवार्ड से भी नवाज़ा गया है, उसमें एक है बेस्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया का अवार्ड आपको मिला है, और उत्तराखंड के गौरा देवी स्मृति सम्मान से भी आपको सम्मानित किया गया है। आप आजीवन सदस्य हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ जियोग्राफर्स इंडिया के हैं। आपका बहुत 35 सालों का अनुभव है इस क्षेत्र में। आपसे हमें बहुत कुछ आज के वेबिनार में सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। आपने बहुत सारे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार और वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया है, बहुत सारे प्रोग्राम्स के आप कन्वीनर रहे हैं, और क्लाइमेट से जुड़े विषय पर भी आपका काफ़ी अच्छी पकड़ है। तो इन सारी चीज़ों का अनुभव आज हमारे जो युवा जो साथी जुड़े हैं, जो अलग-अलग राज्यों से भी जुड़े हैं, उनको भी मुझे लगता है कि आज बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। तो वक्ता का जब पूरा मैं कहना चाहूँगी, अगर जिसके भी मन में कोई भी सवाल आए इस सेशन के दौरान, उनको आप टाइप करके रख सकते हैं, और जब सेशन कंप्लीट हो जाएगा तब आपके सवालों के जवाब दिए जाएँगे। तो मैं देर ना करते हुए जाती हूँ प्रोफ़ेसर पवार जी के पास। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आपने हमें समय दिया, अपना टाइम निकाला हमारे लिए, और मुझे लगता है कि आपको बहुत खुशी होती होगी कि आपको ज्ञान बाँटने का जहाँ मिलता होगा मौका, आप वहाँ ज़रूर आते होंगे, इसलिए आप आज हमारे साथ भी हैं, इसका फ़ायदा भी आज हमें मिलेगा। तो मैं देर ना करते हुए सीधे आपको आमंत्रित करती हूँ। आपका बहुत-बहुत स्वागत है प्रोफ़ेसर मोहन सिंह पवार जी। अब सेशन आपके हवाले है। हेलो हेलो हेलो, अरुणिमा जी, मेरा आवाज आ रहा है? हेलो, आवाज़ आ रही है आपकी? अभी आवाज आ रहा है? मेरी आवाज आ रही है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा, आ रही है। ठीक है, ठीक है। और बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अ, जी, हाँ, ठीक है। थैंक यू अरुणिमा जी, और थैंक यू अतिथि जी, जो कि लंदन से और बाहर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आपने मेरे को ये अवसर दिया कि मैं कुछ बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ में, और अपने यूथ जो हमारे इंडियन यूथ फोरम है उसके बीच में कुछ बातचीत को रखूं। तो ये एक मेरे लिए बड़ी अवसर है कि इन लोगों के बीच में कोई बातचीत रखें, और वो भी जो है हिमालयन इकोलॉजी और इसके जो चैलेंजेस हैं इस पर
एक बड़ा विषय है। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज कुछ शेयर करूंगा युवाओं के साथ में। तो जैसे बताया गया कि हमारे साथ में इस समय राजस्थान, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड, इसके साथ में बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। उड़ीसा जी। और झारखंड और इन सभी राज्यों के जो हैं वो यूथ जुड़े हुए हैं। और हिमालय से सबका नाता है। मैं समझता हूँ कि जो भी ये राज्य हैं, शायद ही ऐसा कोई राज्य हो जो कि हिमालय प्रदेश से न जुड़ा हुआ या हिमालय से न जुड़ा हुआ। हिमालय को अगर हम देखते हैं तो इसको आपने पुराने ग्रंथों में और पुरानी जो हमारे कल्चर है उसमें भी शायद पढ़ा होगा किसी ने। कुमार संभव में भी जो ग्रंथ है उसमें लिखा है कि ये एक देवात्मा है हिमालय, और उत्तर में इसकी स्थिति है, नॉर्थ में इसकी स्थिति है, और ये नगाधिराज है, ये पूरे पर्वतों का राजा है, ये माना गया है। सामान्यतः अगर हम इस पूरी माउंटेन रेंज को अगर हम देखते हैं तो ये अराकान जो हिंदू कुश हिमालय है अफगानिस्तान में, हिंदू कुश से शुरू होता है अफगानिस्तान से लेकर के, और ये पूरी जो रेंज है, माउंटेन रेंज है, ये जाती है म्यांमार तक। म्यांमार में जो ये रेंज अराकान, हिंदू कुश टू अराकान तक जो है ये फैली हुई है, और इसकी जो लंबाई है लगभग 3500 किलोमीटर के आसपास है, 3500 किलोमीटर ये लंबी है, इसका फैलाव है। और मुख्य रूप से जो 8 देश हैं, 8 कंट्रीज हैं, उनमें अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, इसके अलावा जो है चाइना है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ये इसके कुछ नेपाल है, ये भूटान, ये वो देश हैं, 8 देश हैं जिन देशों में ये माउंटेन रेंज, हिमालय रेंज जो है फैली हुई है। लगभग ये पूरे ग्लोबल एरिया अगर हम देखें पूरे विश्व में, ये 2.9% भूभाग को घेरे हुए है, ये जो पूरी कंप्लीट रेंज है, माउंटेन रेंज है। और इसमें इस माउंटेन रेंज को मुख्यतः वाटर टावर भी कहते हैं इसको। वाटर टावर का मतलब कि ऐसा जगह जहाँ जो कि पानी का मुख्य स्रोत हो, जहां से कि ज्यादा पानी निकलता हो। तो आप देखिए सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स यहाँ पर हैं, और ग्लेशियर्स को लेकर के आप देखें हिमालय, यहाँ पर 7000 मीटर से ऊपर की लगभग 30 पीक्स है, 30 ऐसी पीक्स हैं, ऐसे ग्लेशियर्स हैं जो कि 7000 मीटर से भी ऊपर है। यानी कि एक बड़ा रिचनेस है ग्लेशियर्स का, एक भंडार है, ये पानी का भंडार है। और ग्लेशियर्स जो हैं वो फ्रेश वाटर रिसोर्स होते हैं, ताजे पानी के जो हैं वो स्टॉक हैं, ताजे पानी के स्टॉक्स होते हैं। साथ साथ में आप देखेंगे कि जो एशिया की सबसे बड़ी जो 12 नदियां हैं, जिनमें दजला फरात है, उसमें सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, यमुना है, इसके अलावा साल्विन है, इरावदी है, येलो रिवर है, तारिम है, और साथ साथ में वांगो है। ये जो सारी नदियां हैं, ये नदियां, इनका जो उद्गम स्थल है वो यही प्रदेश है, यही हिमालय रीजन है। और लगभग 16 देशों को जो सींचती है, पोषित करती है ये नदियां, जो कि हिमालय जिसका मुख्य स्रोत है, जहां से ये उद्गमित होती हैं, हिमालय से उद्गमित होती हैं। इन नदियों पर तमाम जो हम देखते हैं कि कम से कम ये समझिए आपकी 10 से 12 करोड़
जनसंख्या सीधे तौर पर ये इन नदियों के जल पर जो है वो निर्भर करता है, इन जल पर वो निर्भर हैं, इस पानी पर निर्भर। मुख्य रूप से ये नदियां फ्रेश वाटर उपलब्ध कराती हैं। फ्रेश वाटर का मतलब आप देखिए कि फ्रेश वाटर पूरे विश्व में केवल 3% है। बाकी जो 97% प्रतिशत जो पानी है वो पानी सैलाइन है, नमकीन है, सैलाइन वाटर है। तो 3% फ्रेश वाटर और उस 3% में भी 2.3% जो है वो ग्लेशियरों में है। केवल 0.7% पानी ऐसा है जो बह रहा है या जो ग्राउंड वाटर के रूप में, जो जमीन के अंदर जो पानी हमको मिलता है, ये केवल 0.7% फ्रेश वाटर है। और इसका जो मुख्य स्रोत है, जो कम से कम आधी दुनिया को, मतलब ये बड़ा एक आश्चर्यजनक है किंतु सत्य है कि आधी दुनिया को पानी की जो आपूर्ति है वो ये माउंटेन रेंज कराती है। आधी दुनिया इसलिए क्योंकि बड़े बड़े जो देश हैं, जनसंख्या वाले देश, चीन है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये जो बड़े बड़े देश हैं जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो इन देशों को पानी की आपूर्ति इन नदियों के द्वारा होती है। यदि हम देखें कि इस हिमालय जो हमारा पहाड़ है, ये जो पर्वत है, इस पर्वत के द्वारा कुछ ऐसी सेवाएं, जिन सेवाओं को हम जो कि बहुत व्यापक हैं और प्राकृतिक हैं और नेचुरल हैं, ऐसी सेवाएं इस पर्वत प्रदेश के द्वारा दी जाती है, जिनको कि इकोसिस्टम सर्विसेज कहा जाता है। इकोसिस्टम सर्विसेज वो सर्विसेज हैं which services you cannot buy, you cannot market them, you cannot buy them from the market. आप बाजार से नहीं खरीद सकते। आपको इकोसिस्टम सर्विसेज ये प्रकृति ही दे सकती है, प्रकृति के रेगुलेशन से ही ये संभव है, प्रकृति के चक्र से ही ये संभव है। जैसे मैंने बताया कि ताजा पानी में जिस तरह से इवोपरेशन होता है, पहले समुद्रों में वाष्पीकरण होता है, फिर वो एक सर्टेन ऊंचाई पर जाकर के पर्वतों से और उनकी ऊंचाई पर जाकर के कंडेंशन होता है, संघनन होता है बादलों का, और उसके बाद में ये जो पानी है ये 3 रूपों में हमको मिलता है, ठोस में, द्रव में और गैस में। तो बर्फ के रूप में और वर्षा के रूप में जो है ये ताजा पानी जो है इस पृथ्वी को मिलता है। और ये केवल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, जो कि प्राकृतिक है, जो कि नेचुरल है, और ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है ये रिवाइज्ड होता रहता है, ये हमेशा रिवाइज होता है, हर साल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है, ये नेचर है, नेचुरल है ये। तो ये एक बहुत बड़ी इकोसिस्टम सर्विसेज इस पृथ्वी पर जो है वो विद्यमान है, और इसके लिए सबसे बड़ा जो उत्तरदायी फैक्टर है वो ये माउंटेन रेंज है, हिमालयन माउंटेन रेंज है। ये बड़ी यंग, बड़ी युवा माउंटेन है, ये बहुत युवा पर्वत है। दूसरा, अगर इकोसिस्टम सर्विसेज में हम देखें तो आप पाएंगे कि जो बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता हम जिसको कहते हैं, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी का सीधा अर्थ होता है कि जो स्पेसीज रिचनेस है, प्रजातियों की समृद्धता, प्रजातियों की डायवर्सिटी, स्पेसीज डायवर्सिटी, अलग अलग प्रजातियां, अलग अलग तरह की प्रजातियां, अलग अलग तरह की जेनेरा, वंश मतलब जैसे ह्यूमन, मानव एक वंश है, चिड़िया एक वंश है, मछली एक वंश है, जो जानवर है, जंतु है, जंगलों में पाए जाते हैं वन्य जंतु, वो एक वंश से, जेनेरा से रिलेटेड होते हैं। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी, जीन्स के अंदर जो डाइवर्सिटी है, स्पेसीज डाइवर्सिटी, और साथ साथ में इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, पारिस्थितिकी है, जो अलग अलग तरह के जो पारिस्थितिक तंत्र है। पारिस्थितिक तंत्रों में जैसे नदी अपने आप में एक पारिस्थितिक तंत्र है, ग्लेशियर अपने आप में एक पारिस्थितिक तंत्र है, वेटलैंड जिसको हम कहते हैं वो अपने आप में एक पारिस्थितिक तंत्र है, ग्रासलैंड अपने आप में एक पारिस्थितिक तंत्र है, जैसे सवाना है, जैसे स्टेपीज हैं, ये बड़े बड़े ग्रासलैंड्स हैं। अंटार्कटिका एक बड़ा
ग्लेशियल जोन है, ये अपने आप में एक बड़ा इकोसिस्टम है। जैसे अमेजन जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरिया है, जिसको कि लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहते हैं, जो ठीक जो विषुवत रेखा है, सेंट्रल जो पूरे पूरे ग्लोब का जो सेंट्रल लोकेशन है, उसको ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं। तो वो जो ट्रॉपिकल एरिया में जिसमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, सबसे डेंस फॉरेस्ट है, एंड स्पेसीज डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, इस तरह की जो वो ट्रॉपिकल एरिया है, वो अपने आप में एक इकोसिस्टम है। तो इन इकोसिस्टम जो ये डाइवर्सिटी है, ये सब मिलकर के बायोडाइवर्सिटी को बनाते हैं। बायोडाइवर्सिटी में जीव जंतुओं की डाइवर्सिटी आप देख सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आई बिलोंग्स टू उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में उत्तराखंड जो है पूरे वर्ल्ड ग्लोबल क्लाइमेट यहाँ पर पाई जाती है, ट्रॉपिकल से लेकर के, और जो पोलर ध्रुव जिसको हम कहते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र, नॉर्थ एंड साउथ पोल जो है, उस तरह की जलवायु यहाँ पर है। हरिद्वार, देहरादून, नीचे का जो हिस्सा है, मैदानी हिस्सा है, उसमें ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। लेकिन अगर आप नंदा देवी और ऊपर जो मलारी, नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, उन हिस्सों को देखेंगे तो वहां पोलर क्लाइमेट है, वहां पर माइनस में टेम्परेचर जाता है, माइनस टेम्परेचर है। तो एक ही राज्य में, एक ही स्टेट में आप जो है तरह तरह की जलवायु की दशाएं पा सकते हैं। हिमालय में ऐसा है, बहुत कम डिस्टेंस में ही, बहुत कम दूरी आप तय करेंगे, आपको जो है जलवायु की दशाओं में परिवर्तन आप पाएंगे। और जलवायु क्योंकि जीव जंतुओं को और प्लांट्स, पौधों को जो है नियंत्रित करती है, उनके जीवन को, उनकी ग्रोथ को, उनके ओरिजिन को, उनका जो डिस्पर्सन है, उनका जो फैलाव है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन है, जो उनका वितरण है, जो उनका टेक्सचर है, जो उनका कलर है, जो उनकी थिकनेस है, जो उनकी फिजियोलॉजी है, इन सब को कंट्रोल करने में सबसे बड़ा अगर कंट्रीब्यूशन है, या सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करती है, वो क्लाइमेट है, जलवायु है। और जलवायु में वेरिएशन होने के कारण, जलवायु की दशाओं में जो है परिवर्तन होने के कारण, विभिन्नताओं के कारण, यहाँ पर जैव विविधताओं में भी, जीव जंतुओं में भी विविधताएं पाई जाती हैं। उत्तराखंड में आप देखेंगे याक एक अलग तरह की गाय है, जो कि ऊंचाई में पाई जाती है। गाय फैमिली से ही है, काऊ फैमिली से है, याक को आप देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे यहाँ पर जो है मस्क डियर पाए जाते हैं, मस्क डियर में कस्तूरी मृग। इसके अलावा जैसे बहुत ही रेयर ऐसी जो कि जिनको जीवन दायनी मेडिसिन्स भी जिनको कहते हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स और मेडिसिनल प्लांट्स, और ऐसी हर्ब्स, ऐसी जड़ी बूटियां, रेयर जड़ी बूटियां, लाइक कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस जैसे है, कीड़ा जड़ी जिसको कहते हैं, ये यार्सा गोम्बू भी इसको कहते हैं, ये बड़ी रेयर है। आधा इसमें कीड़ा है, आधा जड़ी है। और ये 3000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर जब बर्फ, स्नो मेल्टिंग होती है, आजकल जैसे स्नो मेल्टिंग हो रहा है, तो आजकल इसको निकाला जाता है। बहुत कम और बहुत रेयर मात्रा में ये होती है, विच इज वेरी वेरी कॉस्टली, और जिसका की इलीगल जो है वो एक्सपोर्ट भी किया जाता है, अन्य देशों को होता है। तो इस तरह की जो रेयर स्पेसीज हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में, वो रिचनेस यहाँ पर है। तरह तरह की जो आप देखें, हिमालय में जो 36 वर्ल्ड के जो हॉट स्पॉट्स हैं, बायोडाइवर्सिटिकल हॉट स्पॉट है 36, उनमें से 4 बायोडाइवर्सिटिकल हॉट स्पॉट्स अकेले हिमालय में। क्यों? बिकॉज दिस माउंटेन रेंज होस्ट द रिच biodiversity. So therefore, this area, this range is biodiversically rich. And rare species, जो दुर्लभ प्रजातियां हैं, वो दुर्लभ प्रजातियों का जो उपलब्धता है, वो इस एरिया में है। It also provide food security. Food security in terms of अगर आप देखेंगे वर्ल्ड की 70% पॉपुलेशन जिन 20 तरह के अनाजों पे और जो सब्जियां हैं या जो दालें हैं, तो लगभग 70 to 75% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड
depends on these on 20 types of grains, pulses and vegetables like potato सबसे ज्यादा पूरे वैश्विक स्तर पर जो है इसका उपयोग किया जाता है। राइस, इसके अलावा जैसे व्हीट या जैसे मेज, ये ऐसे ग्रेन्स हैं जो मैक्सिमम पॉपुलेशन इसको करती है और ये फूड सिक्योरिटी को प्रोवाइड करती है। माउंटेन्स आल्सो प्रोवाइड ऑल दीज टाइप्स ऑफ ग्रेन्स। ये इस तरह के ग्रेन्स यहाँ पर होते हैं और नॉट ओनली दीज ग्रेन्स, इवन जैसे आजकल आपने सुना होगा एक नया जिसको हम कहते हैं श्री अन्न। श्री अनाज का मतलब वो अनाज जो कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा विटामिन है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा जो है प्रोटीन है और वो बहुत रॉ शेप में पहाड़ों में और पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे रागी है या कोदो है और बहुत रेयर स्पीसीज भी हैं यहाँ पर, जैसे कौड़ी है, चिड़ा है और इस तरह की। सो फूड सिक्योरिटी, इट आल्सो प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी। दीज मिक्स क्रॉपिंग सिस्टम यहाँ पर जो है ये फूड सिक्योरिटी को भी प्रोवाइड करता है। देन माउंटेन आल्सो होस्ट द कल्चरल डाइवर्सिटी, डिफरेंट कल्चरल डाइवर्सिटी, बहुत तरह की सांस्कृतिक डाइवर्सिटी यहाँ पर है। ऑक्सीजन हब्स हैं ये, because if I cite an example of Uttarakhand, that you know that 64% of the land it is under the forest cover in Uttarakhand. 64%, only 13% agriculture is there. तो ये जो माउंटेन रेंजेस हैं, ये रेंजेस कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के हब्स भी हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूसर के रूप में काम करते हैं, बिकॉज ऑफ द स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ द प्लांट्स एंड डिफरेंट जो फॉरेस्ट कवर है वो फॉरेस्ट कवर, मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इन इस माउंटेन रेंज में अवेलेबल है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के रूप में भी ये काम करते हैं। जो कार्बन उत्सर्जित हो रहा है पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटीज के कारण, मानव जनित जो काम है, हम लोग जैसे कार्बन को उत्सर्जित कर रहे हैं, जो फॉसिल फ्यूल है, जैविक ईंधन है, पेट्रोल, डीजल, इस तरह के जैविक ईंधन को जला करके जो कार्बन निकल रहा है, या बहुत सारी ऐसी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जीएचजीज हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, जो कि हमारे वायुमंडल में मानव जनित कार्यों के कारण उत्सर्जित हो रहा है। और वायुमंडल में जो बैलेंस है गैसेस का, उस बैलेंस को कहीं ना कहीं वो असंतुलन कर रहा है, और जिसके कि कई नकारात्मक परिणाम जो मानव जाति है या ये विश्व है वो भुगत रहा है। तो लेकिन ये जो फॉरेस्ट है, ये जो माउंटेन्स हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, पूरे विश्व में लगभग 24% जो है वो पर्वतीय क्षेत्र है पूरे वर्ल्ड में, जिसमें कि हिमालय एक माउंटेन रेंज है, जो कि लगभग 13% जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को, उस जनसंख्या को सपोर्ट करती है पूरे विश्व की। तो ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के रूप में भी ये माउंटेन रेंज काम करता है। ये इसका बड़ा पॉजिटिव साइड्स है, और साथ साथ में रिक्रिएशन के लिए तो सदियों से ये मनोरंजन, टूरिज्म, पर्यटन, आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन और पिलग्रिमेज, इस तरह की चीजों के लिए भी ये बड़ा रिच है। तो जहां एक और प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न ये पर्वतीय क्षेत्र है, जहां एक और ये क्लाइमेट रेगुलेशन के रूप में काम करता है, जलवायु चक्र को पुनर्चक्रण में ये सहयोग करता है, और जहां एक तरफ पूरे विश्व की तमाम जनसंख्या को पोषित करता है, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के रूप में भी काम कर रहा है, ये इसकी एक विशेषता है। और साथ साथ में एक बड़ी विशेषता ये है कि ये पर्वतीय क्षेत्र केवल पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ही पोषित नहीं करता है, बल्कि जो पर्वतीय क्षेत्र के निकटतम अन्य क्षेत्र हैं, अन्य राज्य हैं या अन्य प्रदेश हैं, उन प्रदेशों को भी पोषित करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि अगर गंगा का उद्गम अगर उत्तराखंड से है, तो ये बहते हुए उत्तर प्रदेश, फिर बिहार और फिर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में जाकर के बहती है। तो कहीं ना कहीं गंगा का जो
जो गंगा का जो उपयोग है या गंगा पोषित करती है इन राज्यों को भी, इस पॉपुलेशन को भी, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है मैदान का और पर्वतीय क्षेत्र का, प्लेन एरियाज का और पर्वतीय क्षेत्र का एक बहुत मजबूत रिश्ता है। उस रिश्ते को हम कह सकते हैं देयर इज ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द हाईलैंड एंड द लोलैंड, जो लोलैंड है, इनके बीच में एक बहुत अच्छा जो है रिलेशनशिप है। सो माउंटेन्स आर नोन एज ए रिच and they provide the ecosystem services to the society, to the people, to the population, to the different areas. But the mountain areas are facing different challenges since last 300 to 400 years. लगभग 300 से 400 सालों में ये जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, क्योंकि these mountain areas are one of the हेलो हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। ओके ओके ठीक है। तो ये जो इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, ये दीज आर फेसिंग चैलेंजेस क्या हैं? मुख्य रूप से लास्ट 300 ईयर्स से फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरा, जब औद्योगिक युग शुरू हुआ, तो औद्योगिक युग से ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटीज, मानव जनित जो कार्य हैं, वो बहुत तेजी में जो है उनका विस्तार हुआ, और उससे 3 तरह के परिवर्तन ये जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, इन पर्वतीय क्षेत्रों ने महसूस किया है, फील किया है। पहला जिस परिवर्तन की हम बात करते हैं वो जो चैलेंज है, वो चैलेंज है डेमोग्राफिक चेंज। डेमोग्राफिक चेंज इन द सेंस ऑफ कि जो पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन, यहाँ का जो डेमोग्राफी है माउंटेन एरियाज की, वो पिछले 100 सालों में कई तरह के चेंजेस उसमें आए हैं। माइग्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि माइग्रेशन यहाँ से हो रहा है, माइग्रेशन इस एरिया से हो रहा है। और माइग्रेशन में क्या है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में पिछले समय से लगातार पानी की कमी, जलवायु की दशाओं में परिवर्तन और तमाम तरह की जो हार्डशिप है, जो कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों के कारण, खेती और पानी की कमी होने के कारण, रोजगार और एम्प्लॉयमेंट की जो है प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और आजीविका में कई तरह के संकटों के कारण, साथ साथ में ही इसके साथ ही हेल्थ और एजुकेशन जो है वो स्वास्थ्य और शिक्षा, इनकी प्रॉपर जो इनकी सर्विसेज हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड न होने के कारण लॉट्स ऑफ पीपल आर मूविंग फ्रॉम माउंटेन्स टू द प्लेन एरियाज, लॉट्स ऑफ पीपल, एंड they are moving because of the searching of jobs, they are moving because of the health issue, they are moving because of the better education facilities to इसके लिए वो लोग पर्वतों को छोड़ रहे। और अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि पिछले समय में लगभग उत्तराखंड में ही 30 लाख लोग उत्तराखंड में बनने के बाद, 2000 में उत्तराखंड स्टेट बना था 2000 में, और इन 24 इयर्स में लगभग जो हरिद्वार है या जो उधम सिंह नगर है, इस तरह के एरिया जो प्लेन एरिया है, वहां पर जो है माइग्रेट कर गए हैं। तो ये माइग्रेशन, और नॉट ओनली हियर, अगर आप हिमालयाज में नेपाल को देखें, अफगानिस्तान या पाकिस्तान में भी बिल्कुल लगभग वही स्थिति है। इवन तिब्बत में भी अगर देखेंगे तो तिब्बत में भी लासा जो कैपिटल है तिब्बत की, उसमें पूरे तिब्बत के लगभग
70% जो लोग हैं वो उस कैपिटल में रहते हैं। अगर हम इंडियन हिमालय रीजन में देखें तो इंडियन हिमालयन रीजन में ये मिजोरम जो स्टेट है, आइजोल जो इनका कैपिटल है, अकेले उसमें 80% जो पूरा स्टेट, तो क्योंकि विलेजेस में नहीं है, गांव से लोग आइजोल सिटी में आ गए हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो ये एक बड़ा डेमोग्राफिक चेंज और ये बड़ा एक चैलेंज है। उत्तराखंड के एग्जांपल जैसे मैंने दिया कि यहाँ पर 88% माउंटेन एरिया है, 12% मैदानी एरिया है उत्तराखंड का। जबकि अगर हम डेमोग्राफी के दृष्टिकोण से देखें तो लगभग 70% पॉपुलेशन, जो पूरी जनसंख्या है राज्य की, 70 से अबव 70% पॉपुलेशन वो रहती है 12% जो मैदानी एरिया है, एंड रिमेनिंग जो 25% पॉपुलेशन है, 20 से 25% पॉपुलेशन है, वो 88% जो माउंटेन एरिया उसमें रहती है। तो एकदम आप कल्पना कर सकते हैं कि विद इन 12% ऑफ द एरिया, एक छोटी सी बेल्ट के अंदर कितना पॉपुलेशन जो है रह रहा है। और मैक्सिमम आप हरिद्वार, देहरादून, ये बड़े बड़े सिटीज हैं, मेगा सिटीज हैं, जिन मेगा सिटीज में जो है आज कई तरह की क्राइसिस और कई तरह के चैलेंजेस जो हैं ये सिटीज आज फेस कर रहे हैं, चाहे वो वाटर क्राइसिस हो, चाहे वो एनवायरमेंटल क्राइसिस हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का क्राइसिस हो, चाहे वो रेजिडेंशियल क्राइसिस हो, इंडस्ट्रियल क्राइसिस हो, पॉल्यूशन के लेवल पर, ये सब इस तरह की कई तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं, ये सभी जो सिटीज हैं, दे बिकम ए हीट आइलैंड्स। एक नाम आता है, एक टर्म यूज होता है इन सिटीज के लिए जिनको कहते हैं हीट आइलैंड्स। हीट आइलैंड्स का मतलब ये सिटीज जो हैं अचानक इतना इनमें टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग ऑफ द पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ने के कारण। तो ये हीट आइलैंड्स के रूप में तब्दील हो रहे हैं दीज माउंटेन सिटीज, कहने के लिए माउंटेन सिटीज हैं। तो एक ये बड़ा चैलेंज जो है पूरा हिमालय रेंज, हिमालयन माउंटेन रेंज जो है ये फेस कर रहा है डेमोग्राफिक चेंज के कारण। ऐसा नहीं है कि माइग्रेशन पहले नहीं हुआ, हजारों साल पहले माइग्रेशन हुआ है। आपने सुना होगा मेसोपोटामिया, या जैसे दजला फरात है, या सिंधु घाटी की सभ्यता है, नील नदी की सभ्यता है, या जैसे पीरू इंका सभ्यता थी। ये सारी सभ्यताएं हुई, वहां भी लोग माइग्रेट होकर के आए और पॉपुलेशन, जनसंख्या वहां पर बढ़ी। लेकिन पहले जो चेंज का जो प्रोसेस था वो बहुत स्लो था, धीमा था। हजारों सालों में जो है पॉपुलेशन, इतना पॉपुलेशन जो है सिटीज में आती थी। बट नाउ what is the challenge is कि now there is a rapid change, बहुत तेजी में परिवर्तन घटित हो रहा है। Within 10 years, एक डिकेड के अंदर ही लाखों की संख्या में जो पॉपुलेशन है माउंटेन एरिया से मैदानों की तरफ बस जा रही है, लाखों की संख्या में। उत्तराखंड में हर साल हर गांव से, 17,000 गांव है यहाँ पर, हर साल हर गांव से 2 से 3 परिवार परमानेंटली माइग्रेट कर रहे हैं, परमानेंटली दे आर माइग्रेटिंग परमानेंटली। तो ये इशू है, एक चैलेंज है, एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि गांव खाली हो रहे हैं और शहरों में बहुत घनी आबादी और जनघनत्व बढ़ रहा है, और वहां पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एक और टर्म यूज होता है जिसको कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। और वो जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो इन सिटीज में वो एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो आ रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट अगर हम माउंटेन्स में देखते हैं, हिमालय माउंटेन्स में देखते हैं, सो दैट इज अ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज अपने आप में पिछले, ये एक वास्तविकता है, ये सच है, सत्य है, और ये महसूस किया जाने लगा है। ये जो है महसूस किया जाने लगा है, और इसमें आप ये समझ सकते हैं कि पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में इस जलवायु परिवर्तन का प्रभाव उन लोगों पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है जो गरीब हैं, जो आदिवासी हैं, जो वनवासी है, जो जैसे आप जानते हैं कि 40% जो पुअर पीपुल हैं विश्व के, वो इन हिमालयन रेंज में 40% के करीब जो है वो गरीब लोग
रहते हैं। ये गरीब लोग कौन है? वही जो आपको बताया, वो वनवासी है, जंगलों में रहने वाले लोग जो प्रकृति पर सीधे निर्भर हैं। डायरेक्ट जो डिपेंडेंसी है उनकी नेचर पे, और दे मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर प्रैक्टिसिंग, दे आर एंगेज्ड विद द प्राइमरी ऑक्यूपेशन। प्राथमिक व्यवसाय में वो संलग्न है। प्राथमिक व्यवसाय का मतलब जो जैसे खेती है, या जंगलों पर उनकी निर्भरता है, या पशुपालन पर उनकी निर्भरता है, या जो पानी पर, जो मछली पालन पर उनकी निर्भरता है, जो सीधे प्रकृति और प्रकृति से जुड़े हुए व्यवसाय हैं, उन पर निर्भरता है। अगर प्रकृति में, नेचर में किसी भी तरह का चेंज आता है, चाहे वो जलवायु में हो, बारिश में हो, बारिश के पैटर्न में हो, बारिश के प्रतिरूप में हो, चाहे वो तापमान में हो, चाहे वो वर्षा में हो, चाहे वो किसी भी तरह का जलवायु की दशाओं में अगर परिवर्तन आता है, तो वो इन लोगों के जीवन और जीविका को प्रभावित करता है। क्लाइमेट चेंज से खेती पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्लाइमेट चेंज से जो है जो जल है, जल संसाधन है, वाटर रिसोर्सेज है, उस पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्लाइमेट चेंज के कारण जो फॉरेस्ट है, वनस्पति है, उस पर जो है एडवर्स इम्पैक्ट जो है उस पर पड़ता है। तो जलवायु परिवर्तन के जो उत्तरदायी कारक हैं, वो उत्तरदायी देश हैं, या उत्तरदायी जो सोर्स हैं, जो स्रोत हैं, वो माउंटेन रेंज या हिमालय रेंज के निवासी या इन रेंजेस के निवासी नहीं है। वो उत्तरदायी कारक नहीं है, बल्कि उत्तरदायी कारक जो है विश्व के वो देश हैं जो लगातार फॉसिल फ्यूल का मैक्सिमम उपयोग कर रहे हैं, जो लगातार इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, जो लगातार जो है विकसित और उन्नत आर्थिकी की ओर जो अग्रसर हैं, वो देश हैं जो कि ग्रीन हाउस गैस को बढ़ा रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जो है वायुमंडल में उत्सर्जित कर रहे हैं, कार्बन को उत्सर्जित कर रहे हैं, CO2 को उत्सर्जित कर रहे हैं। लेकिन भुगतने वाले जो लोग हैं उन उत्सर्जन के और उनके परिणामों को भुगतने वाले जो लोग हैं, वो पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं। उसका उदाहरण हमारे ठीक सामने जो है, कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। हिमालयन माउंटेन्स में अगर पिछले 100 वर्षों के आंकड़ों को ले लिया जाए, तो साफ देखा जा सकता है कि जो डिजास्टर की फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिजास्टर्स, प्राकृतिक आपदाओं की जो आवृत्तियां हैं, वो लगातार बढ़ी है। अर्थक्वेक को लेकर के हो, भूकंप को लेकर के, और ये शिफ्ट होता है। हिमालय रेंज में आपने देखा, पहले अफगानिस्तान में भूकंप आया, उसके बाद में पाकिस्तान में, फिर नेपाल में, फिर इंडिया में, फिर भूटान में, और फिर धीरे धीरे करके म्यांमार और बांग्लादेश और तिब्बत और चाइना। ये वो जोन है जो डिजास्टर प्रोन एरियाज, और 5th जोन में आते हैं। 5th जोन का मतलब अर्थक्वेक और सिस्मिक एक्टिविटी में जो सबसे अधिक एक्टिव जोन है, जहां पर सबसे ज्यादा जो है सिस्मिक एक्टिविटी होती है, भूकंप सबसे ज्यादा जहां पर आते हैं। तो ये पूरा एरिया जो है भूकंप से ग्रसित है। साथ साथ में आप देखें कि फ्लैश फ्लड, जो बाढ़ है, बाढ़ यहाँ पर मैक्सिमम है, बाढ़ आती है, हर साल आती है। क्लाउड बर्स्ट, पिछले 30 to 35 ईयर्स में जो बारिश का जो पैटर्न है, रेन्स का जो पैटर्न है, वो पैटर्न चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ द चेंजिंग ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। जो बारिश जो एक एनुअल, एक वर्ष में जितना बारिश को होना था। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। 2013 में केदारनाथ जो ट्रेजेडी के बारे में शायद बच्चों ने सुना होगा जरूर, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश और बिहार और सब बच्चों ने सुना होगा कि उस समय लगभग 9,000 से 10,000 लोग जो है एक ही दिन में पूरा बाढ़ से जो है इतनी कैजुअलिटीज हुई थी। और वो केवल हुई कि 330 मिलीमीटर बारिश 24 घंटे के अंदर हो गई। आप कल्पना करिए, 24 घंटे का मतलब एक रात और एक दिन में 330 मिलीमीटर बारिश, जो कि टोटल बरसात के दिनों में, कंप्लीट बरसात सीजन में जो बारिश होनी थी, वो 24 घंटे के अंदर हो गई। तो निश्चित रूप से अगर ऐसी बारिश होगी तो वो तो फ्लैश फ्लड लाएगी, वो तो फ्लड लाएगी, वो बादल फटेंगे, और उससे जो है, जो डाउनस्ट्रीम में जो लोग रहते हैं, जो नीचे रहते हैं, जो
नदियों के जो तटों पर, नदियों की जो घाटियों में जो लोग रहते हैं, वहां पर बाढ़ के कारण जो है वो पूरे शहर के शहर जो है वो वॉश आउट हो जाते हैं, बह जाते हैं, और तमाम जनसंख्या जो है इससे प्रभावित होती है, और बहुत सारी कैजुअलिटीज, संपत्ति, ह्यूमन कैजुअलिटीज तो होती हैं, साथ साथ में जो रिसोर्सेज हैं उनको भी नुकसान होता है। क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट अगर हम पिछले समय से देखें तो लास्ट टाइम से क्लाइमेट चेंज के कई तरह के इम्पैक्ट जो हैं वो देखे गए हैं, एंड देयर आर इंडिकेटर्स, डिफरेंट इंडिकेटर्स इन हिमालय, जैसे सच एज आई कैन टेल यू कि एक बड़ा जो इंडिकेटर है दैट इज अ इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर, तापमान बढ़ा है लगभग, अगर हम एवरेज अगर लें पूरे हिमालय में तो 1 से 3 डिग्री टेम्परेचर जो है पिछले 50 टू 70 ईयर्स में ये टेम्परेचर यहाँ पर हिमालयन रेंज में जो है बढ़ा है। इट इज इंक्रीजिंग, इट इज शोइंग द इंक्रीजिंग ट्रेंड। रेनफॉल कम हुआ, बारिश कम हुआ। बारिश कम का मतलब जैसे जो एनुअल रेनफॉल था उस एनुअल रेनफॉल में कुछ कमी आई है, लेकिन बारिश कम होने के साथ साथ में जो रेनी आवर्स हैं वो रेनी आवर्स तो कम हुए ही, रिदम में भी परिवर्तन आया है। रेन्स की रिदम जो मैंने आपको बताया कि एक पूरे सीजन में जो बारिश होती थी, बरसात के महीने में जितनी बारिश होती थी वो 2 दिन में 3 दिन में हो जा रही है, कम समय में ज्यादा बारिश। तो कम समय में ज्यादा बारिश का अर्थ सीधे मैं बच्चों को इस तरीके से बता सकता हूँ कि अगर आप किसी पानी को फवारे से छोड़ते हैं और पानी को आप बाल्टी से डालते हैं जमीन में, तो दोनों में अंतर आएगा। फवारे से अगर आप छोड़ते हैं तो फुहार की तरह से वो पूरे जमीन को सिंचित करेगी, वो परकुलेट होगा, पानी नीचे जाएगा। लेकिन अगर आप उसी पानी को बाल्टी से उड़ेलते हैं तो वो मिट्टी का कटाव करेगा। पहाड़ों में ऐसा ही है, ज्यादा बारिश कम समय में होगी तो वो मिट्टी का कटाव करती है, बाढ़ के लिए उत्तरदायी कारक होते हैं, और ये पैटर्न जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारण है। और ऐसे आंकड़े उपलब्ध हैं, ऐसी रिसर्चेस हैं, ऐसी शोध जो है उपलब्ध हैं जो बताते हैं कि बारिश के रिदम में परिवर्तन आया है। जो बरसात के टाइम पर जो बारिश होना था, वो जो बरसात का सीजन था वो कहीं शिफ्ट हुआ है और वो आगे गया है। और इसके अलावा कहीं कहीं जो है वो प्रीपोन्ड भी हुआ है, कहीं कहीं पहले ही जैसे केदारनाथ में तो 13 से 16 जून को बारिश हो गई, जबकि जून को कहीं बरसात का महीना नहीं माना जाता, बरसात को है जुलाई से माना जाता है, और जून तक जो है ये माना जाता है ये ग्रीष्म काल। तो इस तरह से जो शिफ्ट हुआ है बारिश का पैटर्न, वो एक बड़ा चैलेंजिंग है, और जलवायु के लिए वो एक बड़ा जलवायु की दशाओं में जो इस तरह का परिवर्तन आ रहा है, ये कहीं ना कहीं मानव जाति के लिए और लगभग सभी जैविक जो भी जैव मंडल है, जिस भी तरह के जीव यहाँ पर रह रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती उनके जीवन के सामने, एक बड़ा संकट उनके सामने आ रहा है। साथ साथ में एक और इंडिकेटर है जो जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक है, और वो इंडिकेटर क्या है, पर्वतीय क्षेत्रों में जिसको बहुत आसानी से जो है वो मीजर किया जा सकता है, दैट इज स्नो कवर, कि जो बर्फ का जो कवर है, वो बर्फ का आवरण जो है पिछले समय से कम हुआ है। ग्लेशियर रिट्रीट, ग्लेशियर्स पीछे की तरफ खिसके हैं। गंगोत्री ग्लेशियर है वो पीछे की तरफ खिसका है। गंगोत्री ग्लेशियर में लगभग ये माना गया है कि वो पिछले 30 से 40 वर्षों में 19 मीटर से लेकर के 40 मीटर तक जो है, 40 मीटर तक जो है वो पीछे की तरफ खिसका है। और गौमुख जो जगह थी, गौमुख ने भी अपना प्लेस जो है, स्थान जो है वो बदला है। तो ये ग्लेशियर्सों का पीछे खिसकना, और कल्पना करिए कि अगर ये इस तरह से पीछे खिसकने का मतलब कम होना, श्रिंक होना, अगर ये इसी तरह से श्रिंक होते रहे तो एक दिन समाप्ति भी हो सकते हैं, समाप्ति की ओर भी जा सकते हैं। और फिर जो नदियां जो सतत वाहनी है या ग्लेशियल फेड रिवर्स हैं, जो ग्लेशियर्स के द्वारा जो फेड रिवर्स हैं, वो समाप्त होने के कगार पे होंगी, वो नहीं होंगी। ये एक बड़ा चैलेंज क्लाइमेट चेंज का हमारे सामने है। इसके अलावा जो ग्लेशियल लेक्स हैं, तापमान बढ़ने के कारण, टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, और ऊंचाई के क्षेत्रों में हिम झीलें, बर्फ की झीलें वो डेवलप हो रही हैं। और बर्फ की झीलें क्या होती हैं कि वो
अगर वो उनमें पानी बढ़ता रहा, अगर इस तरह से पिघलता रहे ग्लेशियर, तो वो एक बार फटती है, फट जाती है, और फटने से अगर वो फटी तो नीचे की जो एरिया है उस एरिया में किसी भी समय बिना बारिश के भी जो है फ्लड आने की संभावनाएं रहती है। बारिश नहीं है लेकिन कभी भी अनप्रिडिक्टेबल, जिसको कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जिसका अनुमान नहीं लगा सकते आप, अचानक सडन जो है बाढ़ आने की संभावना रहती है। जैसे रेणी में 2021 में आपने सुना होगा कि एक पूरा टनल के अंदर 250 मजदूर, अचानक वो टनल में काम कर रहे थे और 250 मजदूर अचानक बह गए, क्योंकि न तो कोई बारिश था उस समय, न किसी तरह का कोई किसी तरह का अलर्ट था, लेकिन सडन जो है ग्लेशियर लेक, रेणी एक गांव है उसके पास में ग्लेशियर लेक ब्रस्ट हुई, टूटी, और उससे जो है टनल के अंदर 250 लोग जो है वो बह गए, खत्म हो गए। इस तरह की जो अचानक घटित घटनाएं हैं, ये जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक हैं। तो जो क्लाइमेट चेंज है वो आपदाओं के लिए बहुत एक बड़ा कारण रहा है। आपदाओं के साथ साथ में खाद्य संकट की बड़ी समस्या है। पिछले समय से ये भी पाया गया है कि जो वेजिटेशन है, जो वनस्पति है या जो क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, उनमें लगातार पेस्ट अटैक बढ़ा है। जो कीट है, कीड़े हैं, उनका आक्रमण बढ़ा है और किसान को जो है कई तरह के नुकसान जो है उसको झेलने पड़ रहे हैं। जो रेयर स्पेसीज थी, यहाँ की राजमा है पहाड़ों की, पहाड़ों में आलू होता है, पहाड़ों में जो है मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, पहाड़ों में जो है अमृत चौलाई होती है, और कई तरह के रेयर क्रॉप्स जो हैं उन पर कीट अटैक होने के कारण, टेम्परेचर, क्योंकि जो वार्म होने के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो जो है पेस्ट अटैक जो है यहाँ पर बढ़ा है। बहुत सारी वेजिटेशन ये भी आइडेंटिफाई किया गया है, रिसर्चेस बताती हैं कि बहुत सारे ऐसे वेजिटेशन जो बेल्ट है, वनस्पतियां हैं, वो दे आर माइग्रेटिंग अपवर्ड्स, वो ऊपर की तरफ जा रही है, क्योंकि टेम्परेचर अब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ग्लेशियर में टेम्परेचर बढ़ने लगा है। तापमान पहले जहां जहां पहले 30 डिग्री टेम्परेचर नहीं था, अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण 30 डिग्री टेम्परेचर हो गया। तो वनस्पति जो 30 डिग्री पे नहीं रह सकती थी, जो केवल 20 डिग्री पे रहती थी, तो वो 20 डिग्री के लिए और ऊंचाई पर जा रही है। और इसके पीछे फिर उसका एक बड़ा परिणाम ये है कि बहुत सारी वनस्पतियां विलुप्त हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है, लुप्त के कगार पर है। ऐसी बहुत सारी हैं, समय का अभाव है, अदरवाइज आपको बताते कि ऐसी कौन कौन सी वनस्पतियां हैं जो कि दे आर माइग्रेटिंग अपवर्ड्स, ऊंचाई की तरफ जा रही हैं, एंड द डे विल कम कि जिस दिन वो वेनिस्ड हो जाएंगी और जिस दिन वो खत्म हो जाएंगी। तो शिफ्टिंग ऑफ वेजिटेशन लाइन, दिस इज अगेन ए बिग प्रॉब्लम in the because of the climatic change, and crops और soil में जो ड्राइनेस है, क्रॉप्स का प्रोडक्शन लगातार घट रहा है, क्योंकि सॉइल की ड्राइनेस बढ़ी है, तापमान बढ़ने के कारण मिट्टी की जो शुष्कता है, शुष्कता बढ़ी है, नमी कम होने लगी है, इवापोरेशन होने के कारण, वाष्पीकरण होने के कारण जो है उसकी शुष्कता बढ़ी, जिससे कि क्रॉप प्रोडक्शन लगातार घट रहा है। ये जो फोनोलॉजिकल चेंजेस हैं, इस तरह के जो फोनोलॉजिकल चेंजेस हैं, ये जलवायु परिवर्तन के कारण जो हो रहे हैं, ये एक कई तरह के संकट सामने ला रहे हैं। पानी को आप देखिए, बहुत सारे ऐसे पानी के स्रोत हैं पर्वतीय क्षेत्रों में जिसको ग्राउंड वाटर कहते हैं, और अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग राज्यों में इनको, जैसे उत्तराखंड में इनको स्प्रिंग्स कहते हैं, धारे कहते हैं, या जैसे कहीं पर इनको नाले, नौला भी कहते हैं, नौला, या कहीं जो है इनको कुआं भी कहते हैं। डिप्रेशन स्प्रिंग्स जो होते हैं वो कुएं कहलाते हैं, या जैसे जनरल जो जो कॉन्टेक्ट स्प्रिंग्स हैं उनको धारे कहते हैं। तो ये स्प्रिंग्स, इनका नेचर भी प्रभावित हुआ है पिछले टाइम से, बारिश, क्योंकि ये टोटली जो ये स्प्रिंग्स हैं, नेचुरल स्प्रिंग्स हैं, ये बारिश के द्वारा फीड होते हैं, बरसात के द्वारा फीड होते हैं, और ये स्पंज की तरह से काम करती है जमीन हमारी। तो स्पंज की तरह से, स्पंज में जब पानी को, जब बारिश नहीं होगी तो स्पंज कहीं काम नहीं करेगा और परकुलेट नहीं होगा, पानी वाटर परकुलेट नहीं होगा, तो बहुत सारे ऐसे जल धाराएं वो सूख गई। जल धाराओं के सूखने से बहुत सारे गांव, अधिवास, जो बसावटें हैं, वो बसावटें उन धाराओं पर निर्भर थी, उनकी खेती, उनके पीने के लिए, उनके पशु सब उन धाराओं पर निर्भर थे, वो सूख गए। कई ऐसे हैं जो सूखे तो नहीं है, लेकिन वो केवल बरसात के टाइम पर एक्टिव होते हैं। सो मेनी ऑफ दीज स्प्रिंग्स, जो पेरेनियल स्प्रिंग थे,
they now become as a seasonal spring, and many of the seasonal springs or the perennial springs now they dry, सूख चुके हैं because of the changing pattern of the rainfall. तो ये एक बड़ा जो है हम पर्वतीय क्षेत्रों में और हिमालयन रेंज में जो है, हिमालयन माउंटेन्स में जो है, ये एक बड़ा चैलेंज जो है यहाँ पर फेस कर रहे हैं. वाटर क्वालिटी, अगेन पानी की जो क्वालिटी है, पानी की गुणवत्ता में लगातार ह्रास जो है वो यहाँ पर देखा गया है. तो इस तरह के खेती, पशुपालन, जल और ये सब जो तंत्र है, जो ये पारिस्थितिक तंत्र है एक दूसरे से जुड़ा हुआ, जलवायु परिवर्तन इसको छिन्न भिन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. तीसरा चैलेंज जो माउंटेन रेंज में जो फेस कर रहे हैं, माउंटेन पीपुल जो फेस कर रहे हैं, दैट इज अ लैंड यूज लैंड कवर चेंज. लैंड यूज लैंड कवर चेंज का मतलब ऐसी जमीन, भूमि का जो आवरण है और भूमि का जो उपयोग है उसमें परिवर्तन हो रहा है. भूमि के उपयोग और भूमि के उसमें कैसे, कि मैंने आपको कहा कि मैदानी हिस्से में सर्वाधिक जो नगर हैं, नगरीयकरण और नगरों का विस्तार हो रहा है, और फॉरेस्ट को काट करके, जंगलों को काट करके, जंगलों में आग लगा करके, ऐसे बहुत सारे हिमालयन स्टेट्स हैं जो कि झूमिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें कि जंगल को जलाया जाता है और फिर उसमें खेती की जाती है, और वो फिर वन अग्नि के रूप में, वो एक आपदा के रूप में हमारे सामने आती है, और उससे कई तरह की पारिस्थितिकियां और पर्यावरणीय नुकसान जो है उससे होता है. बहुत तरह के जीव जंतु, इनोसेंट जीव जंतु जो हैं वो उनके वो मर जाते हैं, और कई रेयर और दुर्लभ जो ये वनस्पतियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं. अभी उत्तराखंड अपने आप में अभी एक महीने के अंदर 1100 हेक्टेयर जो है वो फॉरेस्ट यहाँ पर जल चुका है. 1100 हेक्टेयर जंगल जल चुका है अकेले उत्तराखंड में एक महीने के अंदर. बड़ी चुनौती है. और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ, जब पता चला है कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, तो इसके पीछे कारण जब जानना चाहा तो उसके पीछे कारण है ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट, मानव और पशुओं के बीच का संघर्ष. लोग अपने बसावटों, अपने गांव के बीच में जो पशु हैं उन पशुओं को दूर रखना चाहते हैं, इससे जंगलों में आग लगा देते हैं. तो ये एक बड़ा विषय सामने आया कि इस तरह से लोग अब झाड़ियों को काटने के बजाय वो सीधे जंगलों में आग लगा देते हैं, जिसके तरह तरह का पॉल्यूशन, प्रदूषण, ह्यूमन हेल्थ, मानव के जो स्वास्थ्य है उस पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. तो लैंड यूज और लैंड कवर चेंज, जिसमें कि गांव खाली हो रहे हैं, गांव कई सारे पहाड़ों के, पर्वतीय क्षेत्रों के गांव जंगलों के रूप में जो है वो परिवर्तित हो रहे हैं, और जो हर साल वो जंगल जो है, या वो झाड़ियां, जंगल भी नहीं कह सकते हम उनको, झाड़ियां कह सकते हैं, वीड्स कह सकते हैं, बेकार और ऐसी झाड़ियां वहां पर उग रही हैं, तो उन झाड़ियों को जलाने का काम वो करते हैं, जिससे जंगल भी जल जाते हैं. और ऐसे जो मैदानी क्षेत्र हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, जो बहुत लिमिटेड हैं, बहुत सीमित हैं, ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या के जमघट जो है वो बन गए हैं. तो और जंगलों को काट करके, वो जो मैदानी हिस्से हैं उनमें जंगलों को काट करके जो है बसावटें हो रही हैं. ये 3 तरह के चेंजेस जो है आइडेंटिफाई किए गए, और ये 3 तरह के चैलेंजेस जो हैं वो देखे गए हैं, और जिनसे कि सामना करना एक बहुत आवश्यक है पूरे समुदाय को. अब इन चैलेंजेस को, ये जो जलवायु परिवर्तन के जो चैलेंजेस है, जिससे कि जैव विविधता को खतरा, जिससे कि जल संकट, जिससे कि वायु प्रदूषण, ह्यूमन हेल्थ, मानवीय हेल्थ, मानव की हेल्थ, इस पर जो ये नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं, और लगातार जो मानवीय जनसंख्या जो पलायन कर रही है, माइग्रेट कर रही है, और आजीविका का संकट जो यहाँ पर आया है, साथ साथ में जो तमाम तरह के जो जीव जंतु हैं, जो जैव मंडल है, इस जैव मंडल पर, जो कि बहुत छोटा सा हिस्सा है इस पृथ्वी का, इसमें थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, इन तीनों को मिला करके एक नया जो जैव मंडल है, इस जैव मंडल पर जो खतरा मंडराया है इन परिवर्तनों के कारण, और इसमें भी पर्वतीय हिस्से में जो कि सबसे ज्यादा संवेदनशील है, इस हिस्से पे सबसे ज्यादा जो नकारात्मक प्रभाव इन परिवर्तनों का पड़ा है, वो चुनौतियां जो हैं वो मानव जाति के सामने है. कैसे इनका सामना करें, ये एक बड़ा विषय है. यद्यपि ऐसा नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर आप देखिए
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी एक्सरसाइजेज जो हैं वो चल रही है। ब्रुटलैंड कमीशन का नाम आपने सुना होगा। ब्रुटलैंड कमीशन, इस पर उन्होंने काम किया और पर्यावरण की चिंता की। मैब का नाम आपने सुना होगा, मैन एंड बायोस्फीयर। मैन एंड बायोस्फीयर एक बहुत बड़ा जो है पर्यावरणीय चिंता का एक फोरम रहा है। आईपीसीसी का नाम आपने सुना होगा, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये एक पूरा पैनल जो है 4-5 रिपोर्टें जो है ये निकाल चुका है आईपीसीसी क्लाइमेट चेंज को लेकर के। और साथ साथ में आप देख रहे हैं कि पेरिस एग्रीमेंट जो है वो हुआ है। कॉप 28 अभी दुबई में, अभी फरवरी के माह में जो है वो दुबई में कॉप 28 जो है हुआ, जिसमें कि तमाम 193 देशों के प्रतिनिधि जो हैं वो सम्मिलित हुए और उन्होंने इन इन देशों में जो कार्बन उत्सर्जन को लेकर के और कैसे हम जलवायु परिवर्तन के साथ में अपना समानुकूलन स्थापित करें, कैसे हम एडेप्टेशन प्रैक्टिसेस करें, हाउ टू मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज, कैसे मिटिगेट करें, हाउ टू कोप विद दिस दिस क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीजें चल रही हैं। साथ साथ में कई देश जो हैं यूनाइटेड नेशंस के अंडर में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी बनाए गए एंड 169 जो है उसमें उप गोल्स, सब गोल्स भी बनाए गए जो एक्सटेंड हो रहे हैं लगातार, जरूरत के मुताबिक जिनको विस्तार दिया जा रहा है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी एक जो गोल है SDG 13, दैट SDG 13 इज डेडिकेटेड टू द क्लाइमेट एक्शन। वो क्लाइमेट एक्शन के लिए डेडिकेटेड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो SDG 13 है, ये सब प्रक्रियाएं साथ साथ चल रही हैं और जो विकसित देश हैं वो भी इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि हमको विकासशील देशों को या जो कम उन्नत राष्ट्र हैं, जो अभी अपनी विकास की गति को जो बढ़ा रहे हैं या जो अभी आर्थिक रूप से संपन्न देश नहीं हैं, गरीबी की तरफ हैं, ऐसे देशों को तकनीकी हस्तांतरण से लेकर के और पूंजीगत हस्तांतरण से लेकर के फाइनेंशियल जो वित्तीय जो शेयर है, वित्तीय शेयर से लेकर के तकनीकी हस्तांतरण से लेकर के साइंस और रिसर्च का हस्तांतरण से लेकर के वो सारा कुछ आपस में शेयर करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा गैप जो हम लोग देखते हैं, वो गैप ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो एक्सरसाइजेस की जा रही हैं या जो पॉलिसीज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन को लेकर के या पर्वतीय क्षेत्रों में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर के या इन इकोलॉजिकल चैलेंजेस को लेकर के, पर्यावरणीय चैलेंजेस को लेकर के जो भी एक्सरसाइजेस हो रही हैं, इनके निदान के लिए एक्सरसाइजेस जो हो रही हैं, वो कहीं ग्राउंड लेवल पर या ग्राउस रूट लेवल पर जो समुदाय हैं, जो कम्युनिटीज हैं, जो फेस कर रहे हैं, जो भुगत रहे हैं, उन भुगत रहे लोगों तक जो है उसका नॉलेज या उसका ज्ञान या उसकी जानकारी उन तक जो है नहीं पहुंच रही है। एक बहुत बड़ा गैप है और वो गैप कैसे उस गैप्स को पाटा जाए, उसके लिए सबसे आवश्यक है कि अगर हम समाधान की तरफ जाते हैं, सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं, तो समाधान की तरफ जाने के लिए ये सबसे बड़ा काम ये किया जाना आवश्यक है कि समुदायों को, कम्युनिटीज को, तमाम जो कम्युनिटीज जो हिमालयन माउंटेन एरियाज में हैं, जो फेस कर रही हैं, उन कम्युनिटीज को तैयार करना पड़ेगा। उनको जो है जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए तत्पर रहना पड़ेगा। उनको जो है प्राकृतिक आपदाओं के सामना करने के लिए उनको प्रिपेयर होना पड़ेगी उनको। और इसके साथ साथ में जलवायु परिवर्तन का सामना करने के साथ में अपने आप को ढालना पड़ेगा इस परिवर्तन के साथ में, अपने आप को ढालना पड़ेगा। कैसे, अगर खेती पर प्रभाव पड़ रहा है तो कैसे हम खेती में क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज कर सके, जो हमारी फसलों का प्रतिरूप है उसको चेंज कर सके। कैसे हम जो है जलवायु परिवर्तन के कारण जो है तमाम तरह के जो परिवर्तन के कारण तमाम तरह के जो एक्टिविटीज हो रही हैं
उनको हम किस तरीके से करें, तो वो समुदायों को, उन समुदायों में एक्शन, जलवायु कार्यवाही और साथ साथ में उन समुदायों को संगठित करना, संगठनों में संगठित करना, युवाओं को संगठित करना, और साथ उसके अलावा जो समुदायों की वॉइसेस हैं, जो कम्युनिटी वॉइसेस हैं, जो कम्युनिटी अनुभव है, उन अनुभवों को जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन अनुभव जनित नॉलेज को, उस ज्ञान को, उस कार्यवाही को, उस एक्शन को जो है पॉलिसी के अंदर, नीतियों के अंदर समाहित करना, ये बहुत आवश्यक हो गया है। तभी हम उस गैप को, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक्सरसाइजेज हो रही हैं, उस गैप को हम तभी जो है पाट सकते हैं। ये बहुत आवश्यक है कि हम 3 स्तर पर काम कर रहे हैं। एक तो सीधे एक्शन के स्तर पर, ग्राउंड के लेवल पे एक्शन स्तर पर काम करें। दूसरा जो है वो समुदायों को संगठित करना, उनको संगठनों में संगठित करना, उनको एक्टिवेट करना, और उन संगठनों को जो है वो संगठन नॉलेज शेयर करें, जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव हैं उस नॉलेज के बारे में जाने, उनसे नॉलेज शेयर किया जाए और वो फिर उसका सामना करने के लिए तत्पर रहें, उनको तैयार करना। और तीसरा इंपॉर्टेंट है कि पॉलिसी में नीतिगत जो है दखल रखना, नीतियों में दखल रखना। जैसे उदाहरण के लिए कि आज पूरे देश में क्लाइमेट चेंज, जैसे देश का, इंडिया का क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान है, ऐसे ही हिमालयन स्टेट्स में जितने भी हिमालयन स्टेट्स हैं, वो इंडियन हिमालयन स्टेट्स हों या अदर कंट्रीज के हों, उनके अपने क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान्स हैं। उत्तराखंड का भी अपना क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान है, ये क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान ये केवल स्टेट लेवल तक सीमित ना रहे, बल्कि इसको और हम ग्रास रूट लेवल पर ले जाने की कोशिश करें और विलेज लेवल क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान की बात करें, या कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल या ब्लॉक लेवल क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान बनाएं, ताकि और एक्टिव तरीके से और सक्रिय तरीके से हम ये जो चैलेंजेस हैं, जो पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को सीधे जमीनी स्तर पर हम इनका सामना कर सकें। तो इन्हीं उसके साथ में मैं चाहूंगा कि यूथ और युवाओं का अपना एक बहुत बड़ा एक फ्रेश माइंड है। ये देश जो है युवाओं का है, और माउंटेन्स, पर्वतीय क्षेत्रों में भी युवाओं की एक बहुत बड़ी भूमिका है। केवल हिमालयन माउंटेन्स में, जैसे मैंने कहा कि एक रिलेशन है आपस में, तो हम एक इस तरह का कल्चरल एक्सचेंज या यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम कुछ ऐसे डेवलप करें, जिससे कि जो राज्य हैं, अन्य राज्य हैं, जिसमें कि बिहार है, झारखंड है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, और हमारे अन्य राज्य जो जुड़े हुए हैं, इन राज्यों में कहीं यूथ्स का एक्सचेंज प्रोग्राम्स हों और वो एक दूसरे के नॉलेज को, एक दूसरे के ज्ञान को शेयर कर सकें। इंस्टीट्यूशंस नेटवर्किंग होना बहुत आवश्यक है, जिसको कि हम आगे बढ़ा सकते हैं इसी संदेश के साथ में कि यूथ शुड बी थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली। एटलीस्ट जो एक स्वीडिश जो एक फिलोसफर रहे हैं, जिन्होंने कहा है कि आप सोचिए जरूर ग्लोब के स्तर पर, आप ग्लोबल लेवल पर सोचिए, लेकिन जब एक्शन की बात आती है तो एक्शन आपको लोकल लेवल पर ही करना आवश्यक है। तो ये यूथ्स के लिए ये एक मैसेज है, और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपना जो बातचीत है इसको यहाँ पे समाप्त करता हूँ। नाउ दिस इज ओपन फॉर द क्वेश्चंस, क्वेश्चन एंड आंसर्स। थैंक यू। थैंक यू बहुत बहुत अच्छे से आपने इस विषय को रखा। जिस तरह से आपने चैलेंजेस बताए कि जो 3 मोस्ट चैलेंजेस हमारे सामने हैं, वो डेमोग्राफिक चेंजेस है, माइग्रेशन है, और जो जिस तरह से बारिश का पैटर्न बदल रहा है, बारिश कम हो रही है, ये जो इस तरह की जो फेसेस, जो चैलेंजेस हम लोकली देख रहे हैं, लैंड यूज, लैंड कवर चेंज का भी एक चैलेंजेस निकल कर आया, ये हमारे लिए भी नया था। हमने आपसे बहुत छोटी-छोटी बारीकियों पे आपने बात रखी है, जो हमारे लिए भी फ़ायदेमंद रही, और मुझे लगता है जो जितने भी स्टेट्स के युवा जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहा। एक्चुअली इंडियन यूथ फेडरेशन जो है अलग-अलग स्टेट में जो काम कर रहा है, उसमें उन्होंने एसडीजी गोल्स जो तय किए हैं, उसमें क्लाइमेट एक्शन जो एसडीजी 13 गोल है, उसपे भी वो लेकर काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सेशन उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा होगा।
हमारे बीच अभी तो कोई फिलहाल सवाल नहीं है, लेकिन मैं मोहन जी से कहूँगी अगर आगे आगे हम जो काम कर रहे हैं एसडीजीज को लेकर अपने-अपने क्षेत्रों में, उससे रिलेटेड अगर हमारे कुछ सवाल होंगे, हमें आपके गाइडेंस की ज़रूरत होगी, तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना समय हमें फिर से देंगे। अगर आरती दी अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज़ आप कह सकते हो। मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहती हूँ हमारे इस जो है आज के स्पीकर को। सर वेरी 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 थैंक यू। आपने इतने अच्छे तरीके से बोला एंड आई थिंक ये सबके लिए ही बहुत ये था, इंटरेस्टिंग था और हम सभी को समझ में आया कि हेलो हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है क्या मेरी हेलो आवाज? अरुणिमा जी। हेलो, जी, आवाज़ आ रही है आपको? आई थिंक कुछ नेटवर्क कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। हाँ, नो प्रॉब्लम। मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ और सभी को ही बोलना चाहती हूँ कि अगर किसी के भी मन में कुछ सवाल बाद में भी आ रहे हो और आपको लग रहा है कि आप हमारे साथ ये कैंपेन में जुड़ना चाहते हो, क्योंकि हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कैंपेन जो है कि लॉन्च करने के लिए सोच रहे हैं, आगे जाके करेंगे थोड़ी दिनों में ही। वो है कि सेव हिमालय, क्योंकि जैसे सर ने ऑलरेडी बोला कि हिमालय में अगर कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहा है तो ऑफ कोर्स ये हमारे बाकी के जो भी जगह है इंडिया के हर पार्ट को ही ये कहीं ना कहीं इफेक्ट और इम्पैक्ट करेगा ही। इसीलिए हम लोगों ने ये एक कैंपेन सोचा है जो है कि सेव हिमालय। तो सेव हिमालय के कैंपेन में हर कुछ आ जाता है। तो उसको हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन जो है कि आज का जो सेशन था ये उसका ही एक शुरुआती ये था अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला पहले कि अंडरस्टैंडिंग इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंडिंग और प्रॉपर नॉलेज के बिना इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम लोग कुछ एक्शंस लें। तो आज ये एकदम स्टार्टिंग था ये प्रोग्राम का, जो सर ने बहुत इंटरेस्टिंगली और बहुत एकदम आसान तरीके से समझाया कि कैसे अगर हिमालय में कुछ चेंजेस हुआ, अगर एक जगह पे एक स्टेट में कुछ चेंजेस हुआ तो उसका कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हर जगह पे ही पड़ रहा होगा। तो आई थिंक भारती का एक क्वेश्चन है। सर तो आई थिंक कुछ नेटवर्क इश्यूज के लिए सर अभी नहीं है ऑनलाइन हमारे साथ, लेकिन भारती तुम्हारा जो क्वेश्चन है विल कीप दैट इन माइंड। इफ सर जॉइन्स इन तो हम लोग उस चीज को लेके चर्चा जरूर करेंगे। रघु जी भी हमारे साथ है। ही इज नॉट कनेक्टेड। ओके, सो आई थिंक अरुणिमा ओवर टू यू। आई थिंक वी कैन प्रोसीड। हाँ, थैंक यू आरती जी। मुझे लगता है कि सर का कुछ नेटवर्क इश्यू हो गया है, इसलिए वो बीच में से चले गए हैं। लेकिन आगे उम्मीद है कि हम आगे अगर जो हिम कैंपेन को लेकर जो हम चल रहे हैं, उससे रिलेटेड अगर आगे हम वेबिनार करेंगे या अपना एक कोई प्लान बनाएँगे कि हम और क्या कर सकते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वो हमें ज़रूर गाइडेंस करेंगे और हमारे जितने भी साथी हैं, हमारी इस मुहिम में ज़रूर जुड़ेंगे। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाल कर इस वेबिनार में जुड़े। हम फिर से एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करेंगे जो हमारी वेबिनार की श्रृंखला चल रही है। एक नए विषय के साथ हम फिर आएँगे आपके बीच में। हमारे साथ जुड़े रहिए और इंडियन यूथ फेडरेशन के फेसबुक का जो पेज है उसको लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़ें और अपने धरती को, अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए साथ ज़रूर आएँ। आपके जो आइडियाज़ हैं वो हमारे साथ शेयर करें। आपकी कम्युनिटीज़ में जिस तरह की क्लाइमेट प्रॉब्लम हो रही है, उसको आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद। बाय-बाय।